welcome to Sri Ram's IS YouTube channel. This is your mentor Arzu Kakkar, where we cover daily current affairs with you. This session deals with two important editorials and few articles that are associated with your prelims and mains. So आज हिंदू में बहुत दो इम्पॉर्टेंट एडिटोरियल्स आए हैं जिनको हम इन डिटेल कवर करेंगे, एक बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच लेंगे. दैट इज रिगार्डिंग यूनिफॉर्म सिविल कोड. फर्स्ट एडिटोरियल है एंड इंडियाज मल्टी कल्चरल चैलेंज. सेकेंड इज एनहांसिंग इंडिया इजिप्ट रिलेशंस. सो ये बहुत ज़्यादा इन डेप्थ कवर करने वाले हैं. यहाँ यूनिफॉर्म सिविल कोड को मतलब फ्रॉम स्क्रैच हम शुरू करेंगे, फ्रॉम बेसिक्स, ताकि जिनको नहीं भी पता, कुछ आइडिया नहीं है तो भी ये चीज़ें आज क्लियर हो जाएंगी. एंड देन विल टॉक अबाउट रत्तापानी सेंचुरी कहाँ पर है, मैप में देखेंगे, और इंडेक्स एक कवर करेंगे, दैट इज ग्रीवियंस रिड्रेसल असेसमेंट इंडेक्स 2022. सो दीज आर दी 4 आर्टिकल्स दैट वी हैव टू कवर. अगर आपको सेशन अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ मार्क योर अटेंडेंस बाय लाइकिंग दिस सेशन. यू कैन शेयर इट विद योर अदर फ्रेंड्स एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू श्री राम्स IAS यूट्यूब चैनल ऑल्सो. तो पहला जो आर्टिकल है दैट इज रिगार्डिंग यूनिफॉर्म सिविल कोड. मैं पहले आपको शुरू में ही बता देती हूँ. देखो, जो लिखा है उस पर ध्यान नहीं देना, क्योंकि जो मैं बोल रही हूँ वही लिखा है. लाइंस रीड करूंगी फिर बोलूंगी समझाऊंगी, वो मज़ा नहीं आएगा. डिस्कशन की तरह लेना, जितना जैसे बोल रही हूँ समझा रही हूँ वो सुनना, और किसी भी ऐसे पॉलिटिकल कंट्रोवर्सी पे, किसी ऐसे उस डायरेक्शन पे मत चले जाना. यहाँ पर देखो, रिलीजन एक बहुत सेंसिटिव इशू होता है, तो हम यहाँ एक मेंस के आंसर के पर्सपेक्टिव से चीज़ों को समझ रहे हैं, और दूसरी बात, जिस तरीके से जो एडिटोरियल में राइटर ने लिखा है वो जानने की कोशिश करेंगे. ठीक है, तो उस पर्सपेक्टिव से समझने की कोशिश करना, पहली बात. और दूसरी बात, यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या है बेसिक से जानेंगे, रेदर देन स्टार्ट सीधा आर्टिकल पे जंप करें. GS पेपर 2 से आप इसको लिंक कर सकते हो, और बाय द एंड ऑफ दिस आर्टिकल फिर मैं आपको एक मेंस के लिए क्वेश्चन भी दूंगी, आप उसको लिखने की कोशिश करना. ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहला सवाल तो यही आता है ना कि ये यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है ये क्या है, क्यों न्यूज़ में है. न्यूज़ इन द सेंस आर्टिकल आया वो है, वो आपको पता चल जाएगा, लेकिन इसका हिस्ट्री क्या है इससे एसोसिएटेड, तो ये सब कुछ अपने को जानना है. एग्जाम्पल से भी समझेंगे. तो फ्रॉम स्क्रैच शुरू करती हूँ. यूनिफॉर्म सिविल कोड बेसिकली इज प्रपोज्ड इन, अब लॉ कमीशन ने क्या कहा है वो तो चलो मैं बाद में बता दूंगी. तो यूनिफॉर्म सिविल कोड इज बेसिकली अ प्रपोज्ड लॉ इन इंडिया. ये सजेस्ट करता है हैविंग अ सिंगल सेट ऑफ रूल्स फॉर एवरीवन इन द कंट्री रिगार्डलेस ऑफ देयर रिलीजन. So basically these rules will cover your marriage, your divorce, inheritance, adoption, ये सब कुछ. Imagine करते हैं, you and your friend, you both live in the same country, A, B, C, कुछ भी, मतलब कोई आपका friend है, आप दोनों, you both are friends and you are living in the same country. आप वही सेम लॉज आपके हैं, यू फॉलो सेम लॉज. लेकिन जब बात आती है पर्सनल मैटर्स पे, मैरिज, डाइवोर्स, इनहेरिटेंस, एडॉप्शन, तो यू हैव डिफरेंट रूल्स जस्ट बिकॉज ऑफ योर रिलीजन. मतलब वो आप एक रिलीजन से बिलोंग करते हो, पर्सन भी बिलोंग्स टू अनदर रिलीजन. सो बिकॉज ऑफ द रिलीजन आपके कुछ पर्सनल मैटर्स पे अलग लॉज हैं. इसका मतलब व्हाट मे बी अलाउड फॉर और नॉट अलाउड फॉर यू, इट माइट बी डिफरेंट फॉर योर फ्रेंड. सो यहाँ बात आती है यूनिफॉर्म सिविल कोड की. यूनिफॉर्म सिविल कोड कहता है कि यू शुड हैव सिंगल सेट ऑफ रूल्स फॉर एवरीवन इन द कंट्री रिगार्डलेस ऑफ योर रिलीजन. And this idea of UCC comes from the Article 44 of the Indian Constitution, जो कहता है that government should try to establish a common civil code for all the citizens. इसकी जो history है ना UCC की, it goes back to the time जब we were under the rule of British. India was ruled by the British, so they wanted to create a uniform legal system for India, but they decided to exclude the personal laws ऑफ हिंदूज एंड मुस्लिम्स के पर्सनल लॉज को. फिर जब इंडिया ने इंडिपेंडेंस गेन करी, फिर क्या हुआ, गवर्नमेंट फॉर्म्ड अ कमेटी 1941 के अंदर. ये मैं थोड़ा सा आपको बैकग्राउंड बता रही हूँ ताकि आपको चीज़ें क्लियर हो जाए. इंडिया के अंदर तो देयर आर मेनी रिलीजन्स, हिंदुइज्म, इस्लाम, क्रिश्चियनिटी, बहुत से रिलीजन्स हैं. तो जब
India was ruled by the British. They wanted to have one set of laws for everyone in the country, but they decided कि ठीक है जो personal laws हैं उनको exclude कर देते हैं. It means they didn't try to change different rules that these religion communities follow, religious communities जो follow करती हैं. So when India became independent ना, government ने decided to work on creating common set of laws हर एक के लिए regardless of their religion. उन्होंने कमेटी फॉर्म करी 1941 के अंदर. अब यहाँ पर they frame make rules for Hindus. So they passed a law, that is Hindu Secession Act 1956. Hindu Secession Act 1956. So which dealt with कि जैसे Hindus, Buddhists, Jain, Sikh के अंदर how you will deal with how property या फिर inheritance would be divided. So Muslims, Christians, Parsis के लिए there were separate laws. इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ that people from different communities had different rules for personal matters. For example, अगर एक Hindu person passed away, so their property would be divided among their family members according to Hindu Secession Act. अगर Muslim person passed away, so their property would be divided according to Muslim personal law. है ना? सो यहाँ पर बात आती है कि दिस लैक ऑफ यूनिफॉर्मिटी इन पर्सनल लॉज इट समटाइम्स लीड टू प्रॉब्लम्स एंड समटाइम्स पीपल फ्रॉम डिफरेंट रिलीजन्स फेस डिफिकल्टीज व्हेन दे वांट टू मैरी समवन फॉर अनदर रिलीजन, व्हेन दे वांट नीड टू सेटल इश्यूज. सो इनइक्वालिटीज भी हैं बिटवीन मेन एंड वुमेन इन सर्टेन केसेस. सो यहाँ पर बिकॉज ऑफ ऑल दीज प्रॉब्लम्स इट वॉज डिसाइडेड कि टू गो बेटर विद टू हैव अ यूनिफॉर्म सिविल कोड फॉर द सिटीजन्स. लेकिन सिंपल नहीं है, बहुत ही सेंसिटिव इशू है, बहुत ही कॉम्प्लेक्स है, क्योंकि यहाँ पर अलग अलग रिलीजन के अलग अलग बिलीव्स और ट्रेडिशंस इन्वॉल्व हैं. हम तो ये चाहते हैं कि लाइक यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या है? इट वुड मीन दैट एवरीवन रिगार्डलेस ऑफ द रिलीजन दे फॉलो सेम सेट ऑफ रूल्स फॉर पर्सनल मैटर्स ऑल्सो, राइट, ताकि इक्वालिटी आए लोगों में. एंड गवर्नमेंट हैज बिन डिस्कसिंग, डिबेट होती है फॉर लॉन्ग टाइम हो रहा है. सो दे आर ट्राइंग टू फाइंड अ बैलेंस कि जहाँ पर हर एक के राइट, हर एक के बिलीफ जो है वो रिस्पेक्ट भी हो एंड इंश्योरिंग इक्वालिटी और फेयरनेस भी हो फॉर ऑल. सो दिस इज द केस. अब यहाँ पर जो ये आर्टिकल है ना, ये आर्टिकल जैसे मैंने आपको हिस्ट्री बताई, ये थोड़ा सा मैंने इस आर्टिकल से अलग जाने की कोशिश करी है. अलग इन द सेंस कि बेस क्लियर हो जाए कि यूनिफॉर्म सिविल कोड एक्चुअल में है क्या. सिंपल से कॉन्सेप्ट थे, समझ आ गए होंगे. अब दो इंपॉर्टेंट कोर्ट केसेस भी हैं जो आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए. एक है शाहबानो केस 1985 का. देयर वाज अ डिबेट अबाउट द फाइनेंशियल राइट्स ऑफ अ डाइवोर्स मुस्लिम वुमेन एंड बहुत पब्लिक अटेंशन मिली थी. देयर वाज अ केस ऑफ सरला मुदगल केस इन 1995 ऑल्सो. इट डेल्ट विद कॉन्फ्लिक्ट्स बिटवीन पर्सनल लॉज दैट आर रिलेटेड टू मैरिज. तो यहाँ पर लॉ कमीशन ऑफ इंडिया ने आई हैव आस्क्ड द पब्लिक कि आप अपने व्यू शेयर करो ऑन द यूनिफॉर्म सिविल कोड. बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये एंड इट्स अबाउट यूसीसी. तो पता चली गया ना कि रिगार्डलेस ऑफ रिलीजन, आप हिंदू, मुस्लिम, सिख, जैन, आपके जो भी पर्सनल लॉ बताया, जब दो लोग हैं, दो अलग अलग रिलीजन से बिलोंग करते हैं, उनके अलग पर्सनल लॉज हैं, ठीक है. जो आपके लिए है वो सामने वाले के लिए नहीं हो सकता विद रिस्पेक्ट टू पर्सनल मैटर्स. So UCC is about having those single set of rules for everyone in the country. So here some people believe that each religious community should make changes within their own community, क्योंकि ये voluntary adoption है and it should go the best way. That is the best way. However, there are some laws that have been passed recently. मतलब यहाँ पर ना ये आर्टिकल ये भी बात कर रहा है autonomy versus authority की, जहाँ पर देखो लव जिहाद लॉ और एक इधर देखो हिंदू जॉइंट फैमिली इन 1975 केरला's abolition of that law. ये क्या कह रहा है आर्टिकल यहाँ पर? सी डिफरेंट स्टेट्स हैव देयर ओन स्पेसिफिक लॉज फॉर डिफरेंट रिलीजियस कम्युनिटीज. फॉर एग्जाम्पल जैसे केरला है, केरला ने 1975 में उन्होंने एक लॉ पास किया था, दैट वाज हिंदू जॉइंट फैमिली सिस्टम एबोलिशन एक्ट. इस लॉ के अंतर्गत जो फैमिलीज हैं दे डोंट हैव टू फॉलो कुछ ट्रेडिशनल रूल्स दैट वर प्रीवियसली मैंडेटरी. जैसे पास्ट के अंदर हिंदू जॉइंट फैमिली है, मल्टीपल जनरेशंस ऑफ द फैमिली दे यूज्ड टू लिव टुगेदर, दे शेयर देयर प्रॉपर्टी, बट दिस लॉ अलाउड फैमिलीज टू चूज व्हाटएवर दे वांट टू फॉलो दिस ट्रेडिशन, इफ दे वांट टू फॉलो दिस ट्रेडिशन और नॉट. तो ये बता रहा है कि लॉज कैन चेंज फ्रॉम स्टेट टू स्टेट बेस्ड ऑन द नीड्स, बेस्ड ऑन द एस्पिरेशंस ऑफ पीपल. जैसे एक दूसरे स्टेट में लव जिहाद का लॉ आया,
So this law aims to prevent कोई forced conversion नहीं होनी चाहिए in marriages and protecting the right of individuals. However, these laws have been criticized also because they seem to go against the spirit of Special Marriage Act. Special Marriage Act allow करता है लोगों को जो different religion से हैं they get married without following their personal religious laws. तो यहाँ पर contradiction आ गई. So this existence of different laws in different states and recent debates about UCC highlight a need for a comprehensive discussion होनी चाहिए on creating common set of rules for everyone regardless of their religion. तो यहाँ पर इससे क्या होगा, citizens are treated equally, they have same rights, same responsibilities. So ये बात है, ठीक है. इसको जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे आपको थोड़ा और डेप्थ में आएंगे तो चीज़ें और क्लियर होती जाएंगी. रिलीजियस आइडेंटिटी एंड पर्सनल लॉ, ये मैंने आपको अभी बताया ही था. रिलीजियस आइडेंटिटी और पर्सनल लॉ के अंदर बेसिकली क्या बात होती है, the one I mentioned कि हिंदुइज्म के अंदर भी there are specific laws and rituals that govern the marriage. जैसे होता है ना 7 फेरों का बंधन, हम 7 फेरे लेते हैं and we exchange garlands, हमारे religious rights हैं. So this is according to Hindu personal law where certain rituals and customs must be followed during Hindu marriage ceremony. Let's consider a situation जहाँ पर दो Hindus decide to get married under the Special Marriage Act. So instead of following their religious rituals, despite marrying under this law, Special Marriage Act के अंदर, they are still governed by Hindu personal law. इसका मतलब even if they choose a non-religious ceremony, the rules and regulations of Hindu personal law apply to them. But on the other hand, if two Muslims choose to marry under the Special Marriage Act, they are no longer governed by Hindu personal law. So यहाँ पर दिखाया जा रहा है difference between Hindu and Muslim marriages under the Special Marriage Act shows that personal law can vary. मतलब इट डिपेंड्स, राइट. अब यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं. कॉन्स्टिट्यूशन तो सुप्रीम लॉ है. कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क में कॉन्स्टिट्यूशन तो सुप्रीम लॉ है कंट्री का. इट lays down the fundamental principles and rights of all the citizens. It includes provisions that aim to respect, accommodate different cultures and prevent discrimination. एक क्या provision है? Article 29 Clause 1 of the Indian Constitution. It protects the प्रिजर्वेशन ऑफ डिस्टिंक्टिव कल्चर्स. फॉर एग्जाम्पल आपके कुछ दोस्त हैं, कॉलेज में थे, यूपीएससी में हैं, स्कूल में थे, डाइवर्स ग्रुप बिलोंगिंग टू डिफरेंट कल्चरल बैकग्राउंड्स. आर्टिकल 29 क्लॉज 1 क्या इंश्योर करता है कि देयर डिस्टिंक्टिव कल्चर्स सच एज देयर लैंग्वेज, देयर ट्रेडिशन, देयर कस्टम, दे आर रिस्पेक्टेड, दे आर प्रोटेक्टेड, राइट. लेकिन जब बात आ जाती, मतलब एक तरफ आर्टिकल 29 क्लॉज 1 जो है वो ये कहता है कि अलग अलग कल्चर्स के लैंग्वेज को, उनके ट्रेडिशन को, उनके कस्टम को रिस्पेक्ट करना है, प्रोटेक्ट करना है. नो वन कैन फोर्स देम अप टू गिव अप योर कल्चरल प्रैक्टिसेस एज लॉन्ग एज दे आर नॉट अगेंस्ट द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. व्हेन इट कम्स टू हाउएवर पॉलीगैमी या फिर डाइवोर्स विदाउट द कंसेंट ऑफ अदर स्पाउस, तो इट्स इंपॉर्टेंट टू क्वेश्चन whether they can truly be considered the part of your culture. So these are the practices that are a topic of debate and discussion. कि एक तरफ हम आर्टिकल हमारा 29 क्लॉज 1 भी है, दूसरी तरफ कुछ ऐसी प्रैक्टिसेस भी हैं that are like questionable in the sense कि अगर आप डाइवोर्स हो रहा है विदाउट द कॉन्सेंट या फिर पॉलीगैमी है. सो ये बात है, ठीक है. अब चलते हैं थोड़ा सा आगे, देखते हैं मल्टी कल्चरलिज्म एंड एकोमोडेशन ऑफ डिफरेंसेस. तो यहाँ पर एक राइट बैलेंस राइटर कहते हैं कि लाने की जरूरत है बिटवीन प्रिजर्विंग द मल्टी कल्चरल डाइवर्सिटी एंड प्रमोटिंग यूनिटी इन दिस डाइवर्स कंट्री. कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर इन इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स 2 अप्रोच टू डील विद कल्चरल डिफरेंस, या तो इंटीग्रेशनिस्ट या फिर रिस्ट्रिक्टेड मल्टी कल्चरलिज्म. इंटीग्रेशनिस्ट नाम से पता चल रहा है इंटीग्रेशन. सो मतलब यहाँ पर आप बोल रहे हो कि डिफरेंट कल्चर्स टू कम टुगेदर टू प्रमोट यूनिटी. इट इज अप्रोच दैट इज सीन इन पॉलिसीज जहाँ पर यू एम टू प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज, यू सपोर्ट डिसएडवांटेज ग्रुप्स, राइट. लेकिन फिर दूसरे पीपल आर्ग्यू करते हैं कि गवर्नमेंट सपोर्ट कर रही है माइनॉरिटी कल्चर्स को, इट इज सीन एज अपीजिंग दोज ग्रुप्स. दूसरी अप्रोच है रिस्ट्रिक्टेड मल्टीकल्चरलिज्म की, विच मीन्स रिकॉग्नाइजिंग एंड रिस्पेक्टिंग डिफरेंट कल्चर्स without giving special privileges to any particular group. तो यहाँ पर ये आर्टिकल कहता है कि instead of focusing on making all the communities same जो आप चाह रहे हो, it is important to focus on ensuring equality between the men and women, right? Equality between men and women within communities. कि ऐसा क्यों नहीं हो कि उस कम्युनिटी में men and women जो हैं
वो इंश्योर किया जाए कि दे आर इक्वल. इंस्टेड ऑफ फोकसिंग ऑन मेकिंग ऑल द कम्युनिटीज सेम, मेक श्योर दैट ऑल द पीपल regardless of their gender they should have same rights and opportunities. This is more important, article में लिखा है, than just having single set of rules that apply to everyone. So when we talk about like preserving the India's multicultural diversity, it is essential. It means आप respect करो औरों के culture को, and that exists in our country. लेकिन at the same point it's important to understand that cultural diversity does not justify discriminatory practices. तो discriminatory practices नहीं होनी चाहिए. We need to be careful when we are giving the recommendations, क्योंकि कोई conflict नहीं होना चाहिए communities के बीच में. राइट बैलेंस लाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है बिटवीन प्रिजर्विंग द कल्चरल प्रैक्टिसेस एंड इंश्योरिंग दैट दे मीट कॉन्स्टिट्यूशनल स्टैंडर्ड्स ऑल्सो. सो this means that some practices may need to be changed to align with the principles of equality and justice that are enshrined in the Indian Constitution. So overall ये आर्टिकल कहता है कि it is important to consider the limitations of personal laws and practices in preserving the India's diversity. तो मतलब कि रेदर देन, या मतलब ऑब्वियसली यहाँ पर आपका ओपिनियन, आपका व्यू भी आएगा. ये राइटर में यहाँ पर जो मेंशन किया हुआ है दैट इज लाइक कि मैं ये क्यों नहीं करते कि एक कम्युनिटी में सेम टाइप ऑफ जेंडर इक्वालिटीज हो. दैट इज मोर इम्पॉर्टेंट. ठीक है, अब चलते हैं अगले आर्टिकल की तरफ. अगला आर्टिकल जो है वो है इंडिया और इजिप्ट के रिलेशंस की बात कर रहा है. ये आर्टिकल जो है ये आपके जीएस पेपर 2 से लिंक कर सकता है. और यहाँ पर जो अभी हमने यूसीसी की बात करी है, तो अगर मैं आपको एक क्वेश्चन दे दूँ लाइक क्रिटिकली एनालाइज द चैलेंजेस एसोसिएटेड विद द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड, 15 मार्क्स, 250 वर्ड्स के अंदर लिखना है. सो इसी तरीके से क्वेश्चन आते हैं. तो मेक श्योर कि आप इसको ज़रूर अटेम्प्ट करो, ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगी ऐसी चीज़ें. ठीक है, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन, इंडिया और इजिप्ट के रिलेशंस की बात करते हैं. तो बात जीएस पेपर 2 से लिंक होती है. लेट्स हैव अ डिटेल डिस्कशन. इजिप्ट मैप में देखा, ये रहा इजिप्ट, ये देखो जहाँ हम बात करेंगे. और इधर हम सुएज कैनाल की भी बात करेंगे. रेड सी है और द मेडिटेरेनियन सी बॉर्डर लगता है बाहर. तो इंडिया और इजिप्ट का ऐसा है कि वी हैव स्पेशल कनेक्शन दैट गोज बैक टू एंशियंट टाइम्स. लाइक वी हैव फ्रेंडली रिलेशंस फॉर मेनी ईयर्स एंड दीज रिलेशंस हैवंट ऑलवेज रिजल्टेड इन लाइक सिग्निफिकेंट अचीवमेंट्स. हर तरीके से इस आर्टिकल को कवर करेंगे. प्राइम मिनिस्टर रिसेंटली विजिटेड इजिप्ट फॉर द कैरो समिट, जो कि एक इंपॉर्टेंट मीटिंग है बिटवीन द लीडर्स फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज. इस विजिट के टाइम पे इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू आइडेंटिफाई दी अपॉर्चुनिटीज़, ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ जो कि स्ट्रॉन्गर कॉपरेशन की बात करता हो बिटवीन इंडिया एंड इजिप्ट. अगर आपको पता हो तो प्रेसिडेंट ऑफ इजिप्ट जो है अब्दुल फतेह अल सीसी वॉज द चीफ गेस्ट ऑफ द 74th रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन दिस ईयर. फिर इंडिया के पास G20 की प्रेसिडेंसी है एंड इजिप्ट हैज़ बीन इनवाइटेड एज द गेस्ट कंट्री. और साथ ही साथ मतलब प्राइम मिनिस्टर एंड द प्रेसिडेंट ऑफ इजिप्ट, बोथ कंट्रीज दे एग्रीड कि अपने रिलेशनशिप को और एलिवेट करते हैं टू अ स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप. मतलब दे वांट टू वर्क क्लोजली टुगेदर ऑन इंपॉर्टेंट इशूज. सो ये सब दिखाता है कि इंडिया वांट्स इजिप्ट टू हैव अ सिग्निफिकेंट रोल इन दी इंटरनेशनल डिस्कशंस. हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की थोड़ी सी मैं बात करूँ अगर आपके साथ, तो इंडिया और इजिप्ट का जो रिलेशन है इट कैन बी ट्रेस टू लाइक 2750 BC when an Egyptian named Zarus sent the ships to it is believed to peninsular India. तो इंटरेक्शंस हुई हैं. मतलब अगर आप देखो there have been exchange between the two countries. Egyptian mummies which are like preserved bodies, they were wrapped in this special type of cloth that is indigo dyed muslin, right, during the 2nd millennium BC. तो ये शो करता है कि there was trade, there was cultural exchange between India and Egypt. थोड़ा सा ना इजिप्ट के ऊपर थोड़ा सा और ध्यान देते हैं, पहले बात करते हैं फिर मैं ट्रेड पे आऊँगी. इजिप्ट की लोकेशन बहुत स्ट्रैटेजिक है, इसको दिखाया था. वाई? बिकॉज ऑफ दैट, स्पेशली बिकॉज ऑफ दैट स्वीज कनाल. स्वीज कनाल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इंटरनेशनल ट्रेड. एक इम्पॉर्टेंट ट्रांसपोर्टेशन रूट है जो ग्लोबल ट्रेड को हैंडल करता है. और दिस इज़ बेनिफिशियल फॉर इंडिया क्योंकि वी हैव एक्सेस टू यूरोपियन एंड अफ्रीकन मार्केट्स फ्रॉम देयर. इजिप्ट इज़ लाइक अ हब फॉर ट्रेड विच मीन्स मतलब गुड्स कैन बी प्रोड्यूस, इट कैन बी री एक्सपोर्टेड टू अदर प्लेसेस. तो इजिप्ट इज़ रियली इंपॉर्टेंट प्लेस फॉर ट्रेड फॉर इंडिया.
Egypt is also a supplier of crude oil and natural gas to India. Egypt has a strong influence in the Arab world also. India sees Egypt as an important partner in dealing with the regional issues and expects support from Egypt, right? Within the Organization of Islamic Cooperation, which is a group of 57 countries, Egypt is known for its moderate views, balanced views. So this can help India, right? So both Egypt and India, they have concerns also about violence, terrorism, extremist ideas. तो यहाँ पर इजिप्ट की स्ट्रैटेजिक लोकेशन, एनर्जी रिसोर्सेज, इन्फ्लुएंस इन द अरब वर्ल्ड, इन्फ्लुएंस अमंग इस्लामिक नेशंस, शेयर्ड कंसर्न्स, दिस मेक इट अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्टनर फॉर इंडिया. लेकिन अभी ट्रेड की बात करें तो ट्रेड 17% डिक्रीज हुआ है एज कंपेयर टू द प्रीवियस ईयर. तो मतलब दैट इज नॉट एज मच हाई जितना होना चाहिए, लेकिन हम इसमें काम कर सकते हैं. इंडिया इज लाइक 6th लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर फॉर इजिप्ट, while Egypt ranks 38th as the trading partner for India. Indian investment in Egypt are focused on 50 projects totaling $3.15 billion. Egypt की investment in India is $37 million. और यहाँ पर नंबर ऑफ इंडियंस जो इजिप्ट में रिजाइड कर रहे हैं, दे आर रिलेटिवली स्मॉल. तो मतलब इंडियन डायस्पोरा की भी अगर हम बात करें तो वहाँ पर भी काम करा जा सकता है. और साथ ही साथ देर आर इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म्स इन प्लेस, दे नीड टू बी मोर इफेक्टिव. पीपल टू पीपल इंटरेक्शंस भी कम है, देर आर नॉट मेनी इंडियंस लिविंग इन द इजिप्ट. तो ये एक अपॉर्चुनिटी है कि हम इन सेक्टर्स में और काम कर सकते हैं. लाइक इजिप्ट हैज़ अ लार्ज पॉपुलेशन ऑफ 105 मिलियन पीपल, स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी है, वर्थ $378 बिलियन. सो कोलैबोरेशन जो है वो और ज़्यादा स्ट्रेंथन करी जा सकती है. Egypt has a development agenda also. They are focusing on infrastructure projects like new power plant, high speed rail network, right? Additionally, Egypt import requirements such as refined petrol, wheat, cars, coal, pharmaceuticals align with India's export capabilities. तो यहाँ पर ना लेकिन दिक्कत कहाँ है, चैलेंज क्या है? चैलेंज ये है कि करंटली इजिप्ट इज फेसिंग एन इकोनॉमिक क्राइसिस, फाइनेंशियल कॉन्स्ट्रेंट्स की बात हो रही है यहाँ पर, एक स्टेगनेंट इकोनॉमी की बात हो रही है, इन्फ्लेशन अबव 30%, करेंसी डेप्रिसिएशन, फॉरेन एक्सचेंज स्कार्सिटी. सो गवर्नमेंट हैज डेफर्ड पेमेंट्स फॉर एसेंशियल इंपोर्ट्स लाइक वीट ड्यू टू फॉरेन एक्सचेंज शॉर्टेजेस. सो ये सब है. तो अब क्या करें? बहुत अच्छा सोल्यूशन भी दिया इन्होंने. To effectively navigate these challenges and make the most of opportunities, India needs to carefully evaluate its involvement with Egypt. तो यहाँ पर like for example EXIM lines of credit, barter arrangement, rupee trading can be considered. India should learn from the past experiences also. तो यहाँ पर एक अप्रोच है ट्राइलेटरल फंडिंग की, कि यहाँ पर एक ही कंट्री पूरा बर्डन नहीं उठाए. यहाँ क्या है, लाइक organizations हो गई, the multiple parties come together to provide funding and support for the projects, reducing the burden on the one country alone. तो इंडिया और इजिप्ट की शेयर्ड हिस्ट्री की बात करूँ तो यहाँ पर ये मैंने आपके साथ शेयर कर ही दिया है. तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो इट्स अबाउट NAM also, known, just a moment, yeah, NAM in 1950s, non-aligned movement. In today's uncertain geopolitical landscape, it is important for India and Egypt to collaborate. South-South cooperation, rule-based global order, right? India and Egypt जहाँ काम कर सकते हैं वो है डिफेंस सेक्टर ऑल्सो, डिफेंस रिलेशनशिप. इजिप्ट कैन बी पोटेंशियल डेस्टिनेशन फॉर इंडियाज डिफेंस एक्सपोर्ट्स. तो ये बहुत ज़्यादा असेंशियल है, क्रूशियल अपॉर्चुनिटी है दिस विजिट, कि आप इंडिया और इजिप्ट अपने रिलेशंस को ज़्यादा रिविटलाइज करें, चैलेंजेस को एड्रेस करें और अपॉर्चुनिटीज़ लेवरेज करें और अडॉप्ट करें स्ट्रैटेजिक फाइनेंसिंग अप्रोचेस. सो ये पूरा का पूरा आर्टिकल था. ठीक है, चलते हैं अगले आर्टिकल की तरफ. अगला जो आर्टिकल है दैट इज रिगार्डिंग recently Union Minister of Public Grievances and Pensions launched Grievance Redressal Assessment Index. तो क्या है ये? Let's talk about it. So Department of Administrative Reforms and Public Grievances, Government of India, they have designed this concept Grievance Redressal Index. इसका मेन ऑब्जेक्टिव है ऑफ दिस असेसमेंट इज टू कंपेयर, कि अलग अलग गवर्नमेंट मिनिस्ट्रीज और डिपार्टमेंट्स को कंपेयर करना, प्रोवाइडिंग द यूजफुल इन्फॉर्मेशन अबाउट देयर स्ट्रेंथ एंड एरियाज, कहाँ पर आप ग्रीवियंस रिड्रेसल मैकेनिज्म में और ज़्यादा इंप्रूव कर सकते हो. इन टोटल 89 सेंट्रल मिनिस्ट्रीज एंड डिपार्टमेंट्स वर असेस्ड. पैरामीटर्स पे कितने? 4. एफिशिएंसी, फीडबैक, डोमेन और ऑर्गेनाइजेशनल कमिटमेंट.
राइट। सो यहाँ पर टू कंप्यूट दिस इंडेक्स, टू कैलकुलेट दिस इंडेक्स, डेटा फ्रॉम CPGRAM, सेंट्रलाइज पब्लिक ग्रीवियंस रिड्रेसल एंड मैनेजमेंट सिस्टम वाज यूज्ड। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। ये एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है दैट इज अवेलेबल टू द सिटीजन्स 24/7 टू लॉन्च देयर सर्विस टू द पब्लिक अथॉरिटीज, कोई भी सब्जेक्ट पे, राइट। सो यहाँ पर दिस प्लेटफॉर्म इज अवेलेबल टू द सिटीजन्स 24/7, किसी को भी, विच मीन्स दे कैन एक्सेस इट एट एनी टाइम टू रजिस्टर देयर कंप्लेंट्स। जैसे कमेंट सेक्शन में आप फीडबैक दे सकते हो, आपके इश्यूज, आपके डाउट्स को लिया जाता है। तो ऐसे ही सिटीजन्स को भी जो भी ग्रीवियंसेस हैं दे कैन कनेक्ट। ये एक सिंगल पोर्टल है दैट इज कनेक्टेड टू ऑल द मिनिस्ट्रीज एंड डिपार्टमेंट्स ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। दिस मीन्स दैट सिटीजन कैन सबमिट देयर ग्रीवियंसेस टू एनी रेलिवेंट मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट थ्रू दिस प्लेटफॉर्म। हर एक मिनिस्ट्री और स्टेट गवर्नमेंट जो है दे हैव रोल बेस्ड एक्सेस टू दिस सिस्टम, मतलब दे हैव स्पेसिफिक रोल्स एंड परमिशंस दैट आर असाइन्ड टू देम बेस्ड ऑन द रिस्पॉन्सिबिलिटीज। Overall, grievance redressal system serves as a platform for citizens to support their grievances and seek redressal from the concerned authorities. ठीक है। अगला आर्टिकल है रत्तापनी सेंचुरी के बारे में। एमपी के अंदर है, एक होमवर्क ले लो, मैप प्रैक्टिस कर लो। एमपी के जितने भी प्रोटेक्टेड एरियाज हैं उनको आज मैप में लोकेट करना, और हम ऑलरेडी कर भी चुके हैं। मेक श्योर कि वापस से रिवाइज कर लो, क्योंकि एमपी के बहुत से प्रोटेक्टेड एरियाज हमने कवर किए हुए हैं। इसमें से आज बात करेंगे रत्तापनी की, जो कि रायसेन और सीहोर डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश के अंदर लाई करती है। विंध्यान हिल्स पे स्प्रेड है। नर्मदा रिवर इट रन्स पैरेलल टू द नॉर्दर्न साइड। कोलार रिवर फॉर्म्स द वेस्टर्न बाउंड्री। दोनों रिवर्स के नाम ध्यान में रखना। 2008 के अंदर इट वॉज डिक्लेयर्ड एज टाइगर रिजर्व। 1976 के अंदर इट वॉज फर्स्ट नोटिफाइड एज द सेंचुरी। और सेंचुरी हैज भिमबेटका, मतलब ग्रुप ऑफ रॉक शेल्टर्स एंड रॉक पेंटिंग्स विच इज वन ऑफ द वर्ल्ड हेरिटेज साइट डिक्लेयर्ड बाय यूनेस्को। हिल्स हैं, वैल्यूज हैं, प्लाटूज हैं, प्लेन्स हैं, ऐसा लैंडस्केप है। ड्राई डेसिडियस और मॉइस्ट डेसिडियस टाइप ऑफ फॉरेस्ट आपको देखने को मिलेंगे। अबाउट 55% ऑफ द एरिया इज कवर्ड बाय टीक, और यहाँ पर चिंकारा, पैंथर, हाइना, ब्लैकबक, बार्किंग डियर, ये सब फ्लोरा और फना के स्पीशीज आपको देखने को मिल जाएंगे। तो ये था आज का सेशन। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छा लगा हो, कॉन्सेप्ट सारे क्लियर हो गए हो बेसिक से। अब कोई डाउट नहीं होना चाहिए। फिर भी कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछ लिया करो। दिस इज योर मेंटर आरसू कक्कड़ साइनिंग ऑफ फॉर टुडे। विल मीट यू ऑन मंडे विद अदर इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स। टिल देन टेक केयर एवरीवन, गुड लक, गुड विशेस, हैप्पी लर्निंग, ऑल द बेस्ट। थैंक यू।